जरा सोचिए, मतलब जून की वो तपती दोपहरी है और रसोई के स्लैब पर दूध का एक ग्लास गलती से खुला छूट गया है। और शाम तक तो वो दूध दूध रहता ही नहीं है। बिल्कुल, वो एक अजीब सा खट्टा फटे हुए थक्कों वाला मिश्रण बन जाता है। हाँ। या फिर सिंक में पड़े उस लोहे के चमकदार तवे के बारे में सोचिए। हाँ, जिस पर पानी लगा रह गया हो। हाँ, अगली सुबह उस पर लाल भूरी पपड़ीदार जंग की एक परत जम जाती है। मतलब ये कोई आम दुर्घटना नहीं है। सही कहा। यहाँ तक कि इस वक्त जो सांस हम छोड़ रहे हैं या पेट के अंदर जो खाना पच रहा है, ये सब एक अदृश्य सूक्ष्म स्तर पर चल रहे एक बेहद हिंसक और निरंतर युद्ध का हिस्सा है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है इस विषय को देखने का। मतलब जब इन सामान्य लगने वाली घटनाओं को हम आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर परखते हैं ना, तो पता चलता है कि वहां लगातार उथल-पुथल मची हुई है। बिल्कुल। विज्ञान में जब किसी भी पदार्थ की मूल प्रकृति, उसकी पहचान और उसके गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और एक बिल्कुल नया पदार्थ जन्म लेता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है। मतलब हम ब्रह्मांड की इसी गुप्त भाषा को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि इन अदृश्य बदलावों को कैसे पहचाना जाए, परमाणुओं के इस खेल को समीकरणों में कैसे लिखा जाए, और प्रकृति में मौजूद इन अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार वास्तव में काम कैसे करते हैं। तो चलिए इसे खुलकर देखते हैं। मतलब ये किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। बिल्कुल। जहां घटना तो हो चुकी है, लेकिन अपराधी अदृश्य है। मेरा मतलब है, अगर ये सारा बदलाव उन परमाणुओं के बीच हो रहा है जिन्हें हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो कोई ये कैसे पक्का कर सकता है कि वास्तव में वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर विज्ञान का अवलोकन काम आता है। भले ही परमाणुओं को टूटते और जुड़ते हुए हम नहीं देख सकते, लेकिन उनके इस टकराव के जो भौतिक परिणाम होते हैं ना, वे बहुत स्पष्ट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे संकेत जो हमें दिखाई देते हैं। हाँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के मुख्य रूप से 4 दृश्यमान संकेत होते हैं। अच्छा। पहला है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोई ठोस अचानक गैस बन जाए या द्रव बन जाए। दूसरा है रंग में अचानक आने वाला बदलाव, जैसे लोहे का भूरा हो जाना। एकदम सही। तीसरा संकेत है किसी गैस का बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना। और चौथा है तापमान में अप्रत्याशित बदलाव होना। अगर इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो समझ लीजिए कि परमाणुओं के स्तर पर एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हो चुकी है। इसे समझने के लिए मुझे लगता है वो मैग्नीशियम रिबन का उदाहरण बहुत ही शानदार है। हाँ, मतलब वो गतिविधि जो अक्सर प्रयोगशालाओं में दिखाई जाती है। अरे हाँ, वो दहन की प्रक्रिया सच में देखने लायक होती है। बिल्कुल। जब मैग्नीशियम के एक साधारण से रिबन को आग की लौ के पास ले जाया जाता है, तो वो सिर्फ पिघलता या गर्म नहीं होता, वो एक ऐसा तमाशा खड़ा करता है जो किसी को भी चौंका दे। एकदम चकाचौंध करने वाला। हाँ, वो रिबन एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी के साथ जलने लगता है, और जब वो रोशनी शांत होती है ना, तो वो ठोस धातु का रिबन पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। और उसकी जगह क्या बचता है? सिर्फ एक भुरभुरा सफेद चूर्ण। बिल्कुल। जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। हाँ। मतलब ये किसी जादू के शो की तरह है। यहाँ अवस्था बदल गई, धातु की चमक एक सफेद चूर्ण में बदल गई, और तापमान में तो भयंकर वृद्धि हुई ही। हाँ। अभिक्रिया के सारे संकेत एक साथ मौजूद हैं। सही बात है। और अगर इसके पीछे के तंत्र मतलब मैकेनिज्म की बात की जाए ना, तो उस आग की गर्मी ने वास्तव में मैग्नीशियम के परमाणुओं को उकसाने का काम किया बना, जिसने उस सफेद चूर्ण यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जन्म दिया। क्या बात है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में इस पूरी घटना को हर बार एक लंबे वाक्य में लिखना कि मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये बहुत ही अव्यवहारिक और उबाऊ है। खासतौर पर तब जब किसी प्रयोगशाला में ऐसी सैकड़ों अभिक्रियाएं रोज हो रही हों। मतलब हर बार इतना लंबा वाक्य कौन लिखेगा? बिल्कुल। इसीलिए रसायन विज्ञान ने अपनी एक शॉर्टकट भाषा विकसित की है। इसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा। इसमें वाक्यों की जगह प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल होता है। तीर के निशान के बाईं ओर उन पदार्थों को रखा जाता है जो आपस में टकराने वाले हैं, जिन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और तीर के दाईं ओर उस नए पदार्थ को रखा जाता है जो इस टकराव के बाद पैदा हुआ है, जिसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर हम उस मैग्नीशियम वाले उदाहरण को लें, तो मैग्नीशियम का प्रतीक हुआ Mg और ऑक्सीजन गैस का O2।
इसका मतलब समीकरण बनेगा Mg प्लस O2 और तीर के बाद MgO। एकदम सही। देखने में ये बहुत साफ सुथरा और छोटा लगता है, लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसमें मुझे एक बहुत बड़ी तार्किक खामी मतलब लॉजिकल फ्लॉ नजर आ रहा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर हम तीर के बाईं ओर देखें, ऑक्सीजन गैस के रूप में हमारे पास ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2। लेकिन दाईं ओर जो उत्पाद बना है यानी MgO, उसमें ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है। तो गणित के हिसाब से वो दूसरा परमाणु कहाँ गायब हो गया? क्या वो हवा में गायब हो गया या पूरी तरह से नष्ट हो गया? अरे नहीं, यहीं पर रसायन विज्ञान एक बहुत ही बुनियादी और ब्रह्मांडीय नियम से टकराता है, जिसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अच्छा। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। परमाणु कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक शून्य से पैदा हो जाए या अचानक अस्तित्व से मिट जाए। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू होने से पहले मौजूद थे, उतने ही परमाणु अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। वे बस अपनी व्यवस्था या अपनी जगह बदल सकते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। इसीलिए Mg प्लस O2 से MgO जैसे समीकरण को एक असंतुलित या कंकाली समीकरण स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक ढांचा है। हाँ, यह हमें ये तो बताता है कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन यह वास्तविकता का पूरा चित्र नहीं दिखाता। वास्तविकता को कागज पर उतारने के लिए हमें इन समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है और इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। ये तो कुछ एक तराजू को संतुलित करने जैसा है, जहां दोनों पलड़ों पर तब तक वजन रखा जाता है जब तक सुई बिल्कुल बीच में ना आ जाए। बिल्कुल वैसा ही। चलिए इसे स्रोत में दिए गए एक जटिल उदाहरण से समझते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। अगर हम इसका कंकाली समीकरण लिखें तो बाईं ओर लोहा यानी Fe और जल यानी H2O है, और दाईं ओर फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यानी H2 है। अब अगर गिनती करें तो बाईं ओर सिर्फ एक लोहे का परमाणु है, जबकि दाईं ओर 3 है। ऑक्सीजन बाईं ओर 1 है, दाईं ओर 4 है। ये पूरी तरह से असंतुलित है। हाँ, और इसे सुलझाने का सबसे तार्किक तरीका ये है कि सबसे पहले उस यौगिक को पकड़ा जाए जो सबसे भारी हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। अच्छा, सबसे बड़े वाले से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, यहाँ वह Fe3O4 है। इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब चूंकि दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है, हमें बाईं ओर भी 4 ऑक्सीजन चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। इसके लिए हम बाईं ओर मौजूद पानी के अणु यानी H2O के ठीक आगे 4 लिख देते हैं, जिससे यह 4H2O बन जाता है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो अक्सर बहुत भ्रम पैदा करता है। अगर हमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु चाहिए ही थे, तो हम पानी के सूत्र को ही क्यों नहीं बदल देते? मतलब? मेरा मतलब है H2O के आगे 4 लगाने की बजाय हम सीधे H2O4 क्यों नहीं लिख देते? ये दिखने में ज्यादा आसान लगता है। अरे बाप रे, ये शॉर्टकट लेना बहुत लुभावना लगता है, लेकिन ऐसा करना पदार्थ के अस्तित्व को ही मिटा देगा। किसी भी यौगिक का सूत्र उसकी मूल पहचान होता है। आहा, ये तो बिल्कुल किसी केक की रेसिपी की तरह है। केक की रेसिपी कैसे? मान लीजिए एक केक बनाने के लिए 1 कप चीनी और 2 कप मैदे की जरूरत होती है। अगर अचानक कोई कहे कि उसे 4 गुना बड़ा केक चाहिए, तो पूरी की पूरी रेसिपी को 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 कप चीनी और 8 कप मैदा। हाँ, जाहिर है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैदे को तो 2 कप ही रखे, लेकिन चीनी को बढ़ाकर सीधा 8 कप कर दे। अगर किसी ने ऐसा किया तो जो ओवन से बाहर निकलेगा वो केक तो कतई नहीं होगा, वो कोई छिपछिपा खाने के अयोग्य पदार्थ बन जाएगा। हाँ, ये एक बेहद शानदार तुलना है। रसायन विज्ञान में भी बिल्कुल यही होता है। अगर कोई H2O को H2O4 कर दे तो वो पानी रहेगा ही नहीं। पानी की पहचान उसके H2O अनुपात में ही है। सही बात है। एक और उदाहरण दूं, H2O जीवन देता है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन और जोड़कर उसे H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया जाए ना, तो वो घाव साफ करने या बाल ब्लीच करने के काम आता है, उसे पिया नहीं जा सकता। बाप रे। इसलिए हम सूत्रों के अंदर के छोटे नंबर यानी सबस्क्रिप्ट्स नहीं बदल सकते। हम केवल पूरे अणु के आगे गुणांक या कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है।
तो पानी के आगे 4 लगाने से यानी 4H2O करने से ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हम हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। 4 गुणा 2। हाँ, तो इसे संतुलित करने के लिए हम दाईं ओर मौजूद H2 गैस के आगे भी 4 लगा देते हैं, 4H2, जिससे वहां भी 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। और अंत में बचता है लोहा। बिल्कुल, दाईं ओर 3Fe है, तो बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा दिया जाता है और इस तरह पूरी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। बेहतरीन। और इस पूरी तस्वीर को और भी स्पष्ट बनाने के लिए इन प्रतीकों के आगे छोटे अक्षरों में उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी जाती हैं। हाँ, जैसे ठोस के लिए S यानी सॉलिड, द्रव के लिए L यानी लिक्विड और गैस के लिए G। और अगर कोई पदार्थ पानी में घुला हुआ है तो उसे AQ यानी एक्वस लिखा जाता है। बिल्कुल, इससे ये पता चलता है कि लोहे के साथ जो अभिक्रिया हुई उसमें पानी साधारण द्रव अवस्था में नहीं था, बल्कि G यानी भाप या स्टीम के रूप में था। ये समीकरण अब केवल एक सूत्र नहीं है, बल्कि उस पूरी घटना का एक सजीव विवरण है। तो अब हमारे पास इस ब्रह्मांडीय भाषा की समझ आ गई है। लेकिन तो इस सब का क्या मतलब है? क्या सभी परमाणु एक ही तरह से बर्ताव करते हैं? क्या अभी बस यूं ही आपस में टकराते रहते हैं? या इनके जुड़ने और टूटने के भी कुछ तय नियम और प्रकार हैं? अरे नहीं, प्रकृति बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके व्यवहार के आधार पर कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा। सबसे पहली और बुनियादी श्रेणी है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ एक नया पदार्थ मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन कहा जाता है। इसका एक बहुत ही परिचित उदाहरण स्रोत में दिया गया है, सफेदी करने वाला चूना। हाँ, क्विक लाइम। जब बाजार से लाए गए बिना बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है, तो वह बहुत ही उग्र तरीके से पानी के साथ जुड़ता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया की सबसे दिलचस्प बात वो ऊर्जा है जो इस दौरान पैदा होती है। जिस बर्तन में ये अभिक्रिया होती है, उसे छूने पर वो बहुत गर्म महसूस होता है। हाँ, मैंने ये देखा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मतलब सिर्फ 2 चीजों के मिलने से इतनी गर्मी कैसे पैदा हो सकती है? क्योंकि जब परमाणु आपस में मिलकर नए अधिक स्थिर बंधन यानी स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया में बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा या हीट के रूप में बाहर निकलती है। ओह, जिन भी अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। कोयले का जलना या रसोई में प्राकृतिक गैस का जलना इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर संयोजन का मतलब परमाणुओं का आपस में जुड़ना है, तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका ठीक उल्टा भी होता ही होगा, जहां चीजें टूटती हैं। बिल्कुल, उसे वियोजन अभिक्रिया या डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेला पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन कोई भी चीज अपने आप तो नहीं टूटती। जाहिर है, एक ईंट की दीवार को तोड़ने के लिए भी किसी भारी हथौड़े की जरूरत पड़ती ही है। सही कहा। रसायन विज्ञान में वो हथौड़ा ऊर्जा होती है, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो या बिजली के रूप में। इसके कुछ उदाहरण के लिए, जब हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को परख नली में गर्म किया जाता है, तो पहले उसका पानी वाष्पित होता है और फिर अधिक गर्मी पाकर वो टूट जाता है। अच्छा, तो गर्मी से टूटता है। हाँ, वो ठोस फेरिक ऑक्साइड बनाता है और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ता है। अरे, ये वही गैसें हैं जिनमें जलते हुए गंधक जैसी तीखी और दमघोटू महक होती है। बिल्कुल वही। और प्रकाश से टूटने का भी एक बहुत ही जादुई उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का। ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, लेकिन अगर इसे थोड़ी देर के लिए तेज धूप में रख दिया जाए तो ये अपना सफेद रंग खोकर धूसर या ग्रे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा सीधे सिल्वर और क्लोरीन के बीच के रासायनिक बंधन पर प्रहार करती है। बंधन टूटते ही क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है और पीछे सिर्फ शुद्ध धूसर रंग की चांदी बच जाती है। वाह! आपको पता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसी तकनीक का इस्तेमाल होता था। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा को सोखा जा रहा है, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो अभी तक हमने परमाणुओं का जुड़ना और टूटना देखा, लेकिन
क्या ऐसा भी परिदृश्य होता है जहां कोई एक ताकतवर परमाणु आकर किसी दूसरे कमजोर परमाणु को उसकी जगह से बेदखल कर दे? हाँ, बिल्कुल होता है। और उसे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसे समझने के लिए धातुओं की सक्रियता यानी रिएक्टिविटी को समझना जरूरी है। कुछ धातुएं रासायनिक रूप से बहुत भूखी या आक्रामक होती हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉन देकर नए बंधन बनाने के लिए उतावली रहती हैं। जैसे लोहे और तांबे यानी कॉपर की जंग। हाँ, अगर कुछ चमकदार लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के सुंदर गहरे नीले रंग के घोल में डाल दिया जाए तो कुछ घंटों बाद वो घोल अपना नीला रंग खोने लगता है और हल्का हरा सा हो जाता है। बिल्कुल। और उन लोहे की कीलों पर एक भूरी परत जम जाती है। इसके पीछे का तंत्र ये है कि लोहा कॉपर की तुलना में बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। आणविक स्तर पर लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में घुसकर जबरदस्ती कॉपर को उसकी जगह से धक्का दे देता है। बाप रे। हाँ, लोहा सल्फेट के साथ खुद जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसकी वजह से घोल का नीला रंग गायब हो जाता है। और वो बेचारा बेदखल हुआ कॉपर कहाँ जाता है? उसे लोहे की कील पर ही चिपकना पड़ता है, जो उस कील को भूरा रंग दे देता है। लोहा सच में एक बहुत बड़ा दबंग है। हाँ, कह सकते हैं। और अगर दोनों तरफ की यौगिक आपसी सहमति से अपनी जगह बदल ले तो उस स्थिति को द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का सीधा आदान प्रदान होता है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जा रहा है। ये दोनों ही पानी जैसे साफ और पारदर्शी द्रव है। लेकिन जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, बेरियम और सल्फेट एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं और तुरंत आपस में जुड़ जाते हैं। और उनके जुड़ने से बेरियम सल्फेट बनता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बेरियम सल्फेट पानी में घुलनशील नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अचानक एक सफेद रंग के ठोस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और बीकर के तल में बैठने लगता है। इस अघुलनशील ठोस को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सही कहा। मुझे तो ये पूरी आणविक दुनिया एक विशाल रंगीन डांस फ्लोर की तरह दिखाई दे रही है। डांस फ्लोर? हाँ, जरा सोचिए, जब दो अकेले डांसर मिलकर एक जोड़ी बना लेते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया है। जब एक जोड़ी नाचते नाचते थक जाती है और अलग हो जाती है तो वो वियोजन है। अरे वाह! और जब कोई एक बहुत ही शानदार डांसर आकर किसी जोड़ी में से एक व्यक्ति को हटा देता है और खुद उसका पार्टनर बन जाता है तो वो विस्थापन है। और अंत में जब दो अलग अलग जोड़ियां डांस करते करते अचानक अपने अपने पार्टनर बदल लेती हैं तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, ये इन जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की कल्पना करने का एक बेहद रचनात्मक और सटीक तरीका है। ये डांस फ्लोर कभी खाली नहीं होता। लेकिन इस डांस फ्लोर पर एक और बहुत ही अहम खेल चल रहा है, जिसका सीधा संबंध एक ऐसे तत्व से है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं। अच्छा, वो क्या है? ऑक्सीजन। ओहो, हाँ, उपचयन और अपचयन, जिसे विज्ञान की भाषा में रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसे बहुत ही सरल शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उस पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीडेशन हो गया है। और इसके ठीक विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन छिन जाती है यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। जैसे अगर तांबे के चूर्ण को एक प्याली में रखकर गर्म किया जाए तो उस भूरे रंग के तांबे के ऊपर अचानक एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। हाँ, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। जी, यहाँ कॉपर ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लिया है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर का उपचयन हो गया। एकदम सही। लेकिन रसायन विज्ञान की खूबसूरती यह है कि कई प्रक्रियाओं को उल्टा भी किया जा सकता है। अगर उस गर्म काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन बहुत तेजी से उस ऑक्सीजन को वापस खींच लेगी और पानी H2O बना लेगी। अरे! और वो काला चूर्ण वापस अपने असली भूरे रंग में यानी कॉपर में बदल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन खो दी, इसलिए उसका अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन हासिल कर ली तो उसका उपचयन हुआ। जब ये दोनों घटनाएं, ऑक्सीजन का आना और जाना, एक ही अभिक्रिया में एक साथ होती हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, और ये उपचयन सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भोजन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। शुरुआत में लोहे पर लगने वाली जिस जंग का जिक्र हुआ था ना, हाँ, जो तवे पर लगी थी, वो इसी उपचयन का ही एक धीमा रूप है, जिसे संक्षारण
या कोरोजन कहते हैं। मैं इस विज्ञान को वापस उसी जगह लाना चाहूंगा जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। जब धातुएं लंबे समय तक नमी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और अम्लों के संपर्क में रहती हैं, तो वे धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं, यानी अंदर से खोखली और कमजोर होने लगती हैं। बिल्कुल। चांदी के गहनों का काला पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना, ये सब उसी अदृश्य युद्ध के परिणाम हैं, जहां पर्यावरण की ऑक्सीजन धातुओं को खा रही है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इससे पुलों, लोहे की रेलिंग और जहाज़ों को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन ऑक्सीजन का ये हमला सिर्फ धातुओं पर नहीं होता। और किस पर होता है? ये हमारे खाने पर भी होता है, विशेषकर उन खाद्य पदार्थों पर जिनमें वसा यानी फैट्स और तेल होते हैं। अरे हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जो एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जिसने कभी ना कभी हम सबको परेशान किया होगा कि आलू के चिप्स के पैकेट हमेशा आधे खाली क्यों होते हैं और उनमें इतनी हवा क्यों भरी होती है। असल में वो साधारण हवा नहीं होती। जब तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थ हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो उनका भी उपचयन हो जाता है। वे विकृत गंधी या रैंसिड हो जाते हैं। अच्छा। आणविक स्तर पर ऑक्सीजन वसा के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे उनका स्वाद और उनकी गंध पूरी तरह से खराब और असहनीय हो जाती है। मतलब अगर चिप्स के पैकेट में साधारण ऑक्सीजन वाली हवा भरी होती, तो वो चिप्स कुछ ही दिनों में सील हो जाते और खाने लायक नहीं रहते। बिल्कुल। यही कारण है कि निर्माता चिप्स के पैकेटों में से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रासायनिक रूप से बहुत ही कम सक्रिय गैस है। यह चिप्स के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिससे तेल का उपचयन नहीं हो पाता और चिप्स महीनों तक कुरकुरे और ताजे बने रहते हैं। क्या बात है। तो अगर इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दीवार पर सफेदी करने से लेकर साइकिल की चेन पर जंग लगने और चिप्स का पैकेट खोलने तक हम सब वास्तव में एक विशाल 2400 घंटे चलने वाली रासायनिक प्रयोगशाला के भीतर रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। रासायनिक समीकरण कोई गणित के नीरस सवाल नहीं है जिन्हें सिर्फ परीक्षा के लिए रटना है। वे तो ये समझने का एक बेहद खूबसूरत और सटीक तरीका है कि प्रकृति कैसे अपना संतुलन बनाए रखती है और कैसे चीजों को नया रूप देती है। ये एकदम सही निष्कर्ष है। विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, वो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। अगली बार जब भी कोई दूध को खट्टा होते देखे या किसी पुराने ताले को जंग खाते हुए देखे, तो ये महसूस किया जा सकता है कि वहां परमाणुओं का एक जटिल उपचयन या वियोजन नृत्य चल रहा है। और उस नृत्य का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, वे बस अपना रूप और अपनी जगह बदलते रहते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। वो क्या? देखिए, चूंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, वे बस अपना रूप बदलते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस वक्त हमारे शरीर में मौजूद कार्बन या ऑक्सीजन के परमाणु लाखों साल पहले किसी बहुत दूर स्थित विशाल तारे का हिस्सा रहे होंगे? ओह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? या क्या पता, जो ऑक्सीजन आज हमारी सांसों में है, वो किसी जमाने में एक विशालकाय डायनासोर के फेफड़ों में गई हो या किसी प्राचीन जंगल के पेड़ों का हिस्सा रही हो। हम सब उन्हीं पुराने परमाणुओं से बने हैं जो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते जा रहे हैं। सच में ये प्रकृति का एक ऐसा जादुई अनंत चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता।